हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं लाइट के बाद, वो चैप्टर है ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 11 है, द ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसके बारे में हमको समझना है कि होता क्या है। इसके बारे में समझने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो है ध्यान रखने हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो हम देखेंगे कि कितने कॉन्सेप्ट इसके अंदर ध्यान रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सर, मेरे अकॉर्डिंग एकदम से वन शॉट में हम इसको देखेंगे कि एनसीईआरटी के कौन कौन से पॉइंट्स पे हमें ध्यान देने हैं। अगर एनसीईआरटी के उन पॉइंट्स को हम समझ लें तो हमें क्वेश्चंस करने में ईजी होगा। कैसे? क्योंकि आप ये सोचोगे कि ये डायरेक्ट आ जाए क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चंस घुमा के देंगे। मतलब क्या करना चाह रहे हैं सर? सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट है कि ये ह्यूमन आइज़ के बारे में, तो ये डायग्राम आपको सबसे पहले समझना है कि डायग्राम क्या है, डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये आपको आना चाहिए बनाने। कोई सर डायग्राम पूछा जाएगा? हो सकता है नहीं पूछे, बना बनाया आए। आजकल चलन चल रहा है कि बना बनाया चीज़ में से आपसे क्या कहेगा कि भाई साहब ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें से बताओ कि ये जो चीज़ है ये क्या है। तो आप उसको लिखो, यहाँ पे ए लिख देगा, बोलेगा ए का नाम बताओ, तो ये हो गया सिलियरी मसल्स। क्वेश्चन आपको ये कुछ देगा, ये वाला चीज़ क्या है बताइए। ये जो है हमारा वो क्रिस्टलाइन लेंस है, जो आप कॉन्वेक्स लेंस पढ़े तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में है। दूसरा आपसे कह देगा कि इसके आगे जो ये लिक्विड पार्ट है ये क्या है, ये है एक्वस ह्यूमर, एक एच याद रखिएगा। दूसरा इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये जो पार्ट है अब देखते हो, ये है प्यूपिल। इसके पहले ये जो ब्लैक पार्ट है ये वाला, आपको याद होगा ये ब्लैक पार्ट होता है। यहाँ पे इसके बीच में एक छोटी सी प्यूपिल्स होती है। अपने आँखों में देखोगे, दोस्तों की आँखों में झाँक के देखोगे ना, तो पहले एक ब्लैक पार्ट, अब ब्लैक के अंदर भी एक ब्लैक सा होल होता है। तो आइरिस एंड प्यूपिल, बाकी कॉर्निया, ये पूरा कॉर्निया है, ये जो वाइट वाला पार्ट है पूरा, उसके अंदर जो ब्लैक आइरिस, उसके अंदर जो छोटा ब्लैक वो प्यूपिल। लेंस उसके पीछे होता है, उस लेंस को अटैच करके रखता है सिलेरी में। तो सिलेरी मसल का काम क्या है? क्रिस्टलाइन लेंस को अटैच करके रखना। ठीक है, आगे का लिक्विड पार्ट है एक्वस ह्यूमर्स, पीछे वाला जो लिक्विड पार्ट है लिक्विड्स वो है विट्रस ह्यूमर। ठीक है, अब इसमें सबके फंक्शंस को देखना है। आप ये देखो, जो आपकी कॉर्निया है, कह रहा ना, लाइट एंटर्स द आई थ्रू थीन मेम्ब्रेन कॉल कॉर्निया। तो लाइट एंटर करता है कॉर्निया का। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट प्लग ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आईबॉल, जो वाइट वाला पार्ट है एक ब्लैक, उससे बाहर जो वाइट वाला पूरा पार्ट है। द आईबॉल इज अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन स्फीयर विद डायमीटर। अब ये यहाँ से आप नहीं समझोगे, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। 2.3 डायमीटर अप्रॉक्स कितना है? 2.3, 4.3 ऐसे करके क्वेश्चन पूछा तो यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। दूसरा, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट रेज एंटरिंग द आइज, है ना। अब इससे लाइट हमारा एंटर करेगा अक्रॉस द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। द क्रिस्टलाइन लेंस मेयरली प्रोवाइड्स द फिनर एडजस्टमेंट फोकल लेंथ। अब है ना फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस, क्योंकि हम देखो दूर के यहाँ के भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, यहाँ के भी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। तो इनको जो एडजस्ट करने का काम करता है वो फोकल लेंथ करता है, जो सिलेरी मसल से अटैच्ड होता है। ठीक है, इसके बाद जो आता है यहाँ पे कि भैया आइरिस क्या काम करता है। आइरिस जो है डार्क मस्कुलर डिस्फ्रैगम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल। अब देखो, कभी हम ज़्यादा लाइट में आ गए, कभी हम डार्क में आ गए, तो इन चीज़ों को जो एडजस्ट करता है, मतलब लाइट को एडजस्ट करने वाला प्यूपिल की साइज एडजस्ट होता है। क्योंकि हम धूप में जाते हैं तो हमारी जो प्यूपिल है थोड़ा सिकुड़ जाती है, ऐसे आप देखोगे एकदम सिकुड़ से जाती है। जैसे अंधेरे कमरे में आते हैं तो कुछ नहीं दिखता है, तो इसका मतलब उसका साइज फिर बढ़ाता होगा। तो ये वाली पॉइंट करने का काम आइरिस करता है। प्यूपिल क्या करता है? रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो सबका पता चल गया। आइरिस हमारा क्या काम करता है? प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या करता है? रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ लाइट। क्लियर हो गया?
यस सर, क्लियर तो हो गया, लेकिन थोड़ी सी इसको आपको डायग्राम बना के आपको इसको लर्न करना होगा। रेटिना ये रहा, दिस वन रेटिना। रेटिना का काम क्या होता है? रेटिना का जो काम है ये स्क्रीन का काम करता है। स्क्रीन मतलब आप यहाँ पे डायग्राम बनता है कोई भी चीज़, जैसे आप डायग्राम लाइट गया फोकल लेंथ पे, ऐसे ऐसे डायग्राम बनता है, ठीक है। तो डायग्राम है आपके, मतलब इमेज जो बनते हैं वो रेटिना पे बनते हैं एग्जैक्ट। अगर आपका डायग्राम यहाँ बन गया मान लो ऑब्जेक्ट का, या यहाँ बन रहा है, तो वही इसको डिफेक्शन बोलते हैं। मतलब एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ बनना चाहिए, लेकिन इधर बन गया तो इसको डिफेक्शन, इधर बन गया तो डिफेक्शन। इसका कारण हमें समझना है। तो आइज हमारे पास समझ गया। रेटिना के पास देखो कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, एंड वो जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे ही वहाँ पे इमेज बनता है, उस इमेज का इन्फॉर्मेशन हमारे ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन के पास जाता है। ब्रेन को बोलता है कि भैया कोई इमेज बना है जो कि उल्टा है, इन्वर्टेड है, ज़रा देखो ये कौन सा है। फिर माइंड जो है उसको सीधा करके देख लेता है। फिर जैसे कभी कभी आप क्या होता है कि आपके घर में कोई गेस्ट आया तो बहुत दिन पहले आप बचपन में देखे होते हैं, और अचानक वो 10 साल बाद आपके पास आता है, बोलता है आप मुझे पहचानते हो? तो आप बोलते हो कि देखा देखा से लग रहा है, पहचानते हैं। फिर आप याद करने की कोशिश करते हो, और अपने जो आपके दिमाग में जो भी फ़ोटोज़ हैं, जो भी गैलरी हैं, उनके अंदर ढूंढते हो, फिर मिलता है हाँ हाँ समझ गया, वही जो आप आए थे ऐसे से। फिर वही वाली बात है, ये सारी काम जो होती है इंटरनली होती है। तो वही करा कि द रेटिना इज, है ना, रेटिना इज delegated membrane having enormous number of light sensitive cells. The light sensitive cells get activated upon illumination and generate electrical signal. These signals are sent to the brain via the optic nerve. The brain interprets these signals and finally process the information so that the prospective object as they are. और कौन सा ऑब्जेक्ट है वो हमें पता चल जाता है। So there are so many rods and cell cones जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास देता है। समझ गए होंगे। पहला काम आइज बनाने का, अच्छे डायग्राम हो सकता है बना बनाया आ जाए, तो आपको क्या करना है, उसके नेम लिखने, ABCD करके दिए रहेंगे, और इनके फंक्शन पूछ देंगे। तो 5 नंबर ही पूछ सकता है आपसे, कोई ज़रूरी नहीं है कि छोटे से क्वेश्चन पूछेंगे। अब आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब क्या होता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन क्वेश्चन पूछ देता है बहुत ही। देखो एबिलिटी ऑफ आई लेंस जो है ना, एडजस्ट द फोकल लेंथ। हमारे आंखों के पास क्या होता है, एबिलिटी है ऑटोमेटिकली फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का। हम यहाँ के भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, हम पढ़ भी पा रहे हैं, और मैं दूर का भी देख रहा हूँ, बहुत दूर का भी देख रहा हूँ। इन चीज़ों को जो तुरंत जल्दी से क्या करता है, एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को, ये काम इसी पावर को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, लिखा हुआ कहीं पे, अब देखिए, कैन मॉडिफाइड सम द चेंजेस इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, दैट द चेंजेस फोकल लेंथ व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स द लेंस। यहाँ पे देखो एबिलिटी, यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो बस इतनी बातें याद रखना, व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो ये लाइनें याद रखनी है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, इस लाइन को बस अंडरलाइन कर लीजिए और याद कर लीजिए कि क्या एकोमोडेशन है। एंड दूसरा कि हमारा जो नियर पॉइंट है ऑफ द आई का 25 सेंटीमीटर है किसी भी एडल्ट का, मतलब हम नज़दीक से नज़दीक 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब हमारे पास अगर कोई बुक है तो हम उसके 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस, उसके नीचे अगर हम जाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपकी आँख दर्द शुरू हो जाएंगे, पेन होना शुरू हो जाएगा, तो आप नहीं देख सकते। तो ये बातें याद रखना है कि मिनिमम डिस्टेंस फॉर विजन, मतलब आई डिस्टेंस कितना होता है नियर नॉर्मल आइज़ का, तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर याद रखिएगा, 25 सेंटीमीटर। क्रिस्टलाइन लेंस पीपल, ओल्ड एज जब होता है तो उसका दूधिया से हो जाता है। जब देखोगे बहुत ज़्यादा एज हो गया किसी का, तो उसका आँख धीरे धीरे जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, धीरे धीरे वाइट में चला जाता है, तो उसको मिल्की क्लाउडी, मतलब दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट बीमारी, एंड दिस कॉज पार्शियल एंड कंप्लीट लॉस विजन। इट इज़ पॉसिबल रिस्टोर विजन थ्रू कैटरेक्ट सर्जरी। तो फिर उसको हटा देते हैं। ये या तो कभी कभी क्या होता है, ओल्ड एज के साथ हो जाते हैं, कभी कभी पहले भी होता है। तो जब ओल्ड एज के साथ हो जाता है तो फिर देखो उसका, मेरे ख्याल से जब कोई बहुत ज़्यादा एज का होता है, जैसे मेरे दादाजी जो थे लगभग 100 से ऊपर गए थे,
तो उनका जो आँख हम लोग देखते थे ना तो काफ़ी मिल्की सा हो गया, तो हम लोग गए हॉस्पिटल्स में दिखवाने, तो बोला कि नहीं ये कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ठीक नहीं होगा। तो और जो अगर नॉर्मल एज में किसी के पास ऐसा बीमारी आता है तो वो आप सर्जरी के थ्रू ठीक करा सकते हैं। आजकल डिफरेंट सर्जरी आ गया है। तो यहाँ से पूछ सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ भी बन जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी अब अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, ये वाला कि द कंडीशन इज कॉल्ड एंड इसको कैसे हम किस तरीके से हटा सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, अंडरलाइन कर लो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एग्जामिनेशन के टाइम में, ठीक है, लेकिन जितना पढ़ना है वो हम पढ़ना ही है। अब यहाँ पे आता है विजन अंडर देख करेक्शन, मतलब अब हमारा नॉर्मल आइज है, अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं, नज़दीक का भी देख पा रहे हैं, दूर का भी देख पा रहे हैं, अच्छे से पढ़ भी पा रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि हमारी आँख ठीक है। लेकिन इनमें कोई डिफेक्शन हो जाता है तो हो सकता है हमें बुक पढ़ने में भी तकलीफ़ हो, हम बुक पढ़े या लिखे तो हमें दिखने में तकलीफ़ हो, या हम दूर पे बैठे हुए चीज़ को पढ़ नहीं पा रहे हो, तो इसका ये मतलब हो जाता है कि आपकी आंखों में कोई डिफेक्शन है। वो डिफेक्शन पता करने के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर वो हमें को चेक करके बताता है कि भैया तुम्हारे को कौन सा बीमारी है, ठीक है, वो डॉक्टर को ही पता होता है। तो सबसे पहला अगर आपकी आंखों में कोई भी डिफेक्शन आता है तो ये 2-3 तरीके की जो डिजीज है वो नॉर्मली होता है। एक क्या है, मायोपिया, ठीक है, तो ये मायोपिया है जिसको नियर साइटनेस बोला जाता है पहला। दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया जिसको फार साइटनेस के नाम से जानते हैं, और जब दोनों बीमारी एक साथ आ जाए इसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं। और पहले एक पढ़ना पड़ता था एस्टेग्मेटिज्म, जो हट गया एनसीईआरटी से, तो हमें उसकी टेंशन नहीं लेना। 3 के बारे में हमको जानना है। मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटनेस, मीन्स नज़दीक का चीज़, आपको याद होगा नज़दीक का चीज़ सही सही दिखता है और दूर का चीज़ हमें नहीं दिखेगा। लेकिन बच्चे यहाँ गलती करते हैं, हम भी अपने टाइम में बोर्ड में गलती किए थे। नियर साइटनेस का मतलब समझ जाते हैं कि नज़दीक का नहीं दिखेगा, जबकि क्लियरली लिखा है मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटनेस, अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, मतलब नियर का वो आसानी से देख सकता है बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसको नियर साइटनेस बोलते हैं। अब बात आती है कि इसकी कारण क्या है, तो हमें कारण को जानना है। इसकी जो मेन कारण है उसको पढ़िए। इसमें 2 कॉज आपको लिखा गया है, एक ए पॉइंट होगा, देखो यहाँ पे बी है, इससे ऊपर इन अ मायोपिया द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट द रेटिना, पहला पॉइंट ये रहा। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, अंडरलाइन कर लो एनसीईआरटी में। इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, बिना एनसीईआरटी और बिना कॉपी के आप मत देखिएगा, ऐसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको याद है तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लड़ने तो प्लीज़ 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 बुक और कॉपी लेके ज़रूर बैठो। तो हमें पहले क्या, जैसे मान लीजिए हम बना रहे हैं तो क्या बनाएंगे, हम लिखेंगे हाय भैया मायोपिया क्या होता है, तो मायोपिया लिखे, फिर इसको क्या बोलते हैं न, ये जो लाइन हमने लगाया था मैंने जो नो नियर साइटनेस, नियर का देख सकते हैं, दूर का नहीं देख सकते। कॉज में क्या लिखेंगे, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, इलोंगेटेड ऑफ द आई बॉल, मतलब कर्वेचर का बढ़ जाना और आई बॉल का बढ़ जाना, 2 मेन कारण होता है। और ये जो डायग्राम है वो भी बहुत बड़ा कारण है, ये बनाने होते हैं करेक्ट का। ये हमारा जब आँख बहुत अच्छा होता है तो देखो रेटिना पे बन रहा होता है, और जब हमारा आँख ख़राब हो जाता है तो इसके पहले बन जाता है। यही है मायोपिया में, मतलब रेटिना से पहले बनना। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ। और जब हम इसमें ये वाला लेंस लगाते हैं जिसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव लेंस जब हम इसमें लगाएंगे तो ये इसको सही कर देता है, ठीक है। तो क्या क्या लिखना है, मायोपिया क्या है, डायग्राम, कॉज एंड करेक्टनेस। करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस सूटेबल होता है, अंडरलाइन कर लो, बस ये 4 पॉइंट लिखने होते हैं, ख़त्म। आगे हम चलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। पता है इसका उल्टा होगा। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा कि जो पर्सन हाइपरमेट्रोपिया से प्रभावित है उसको दूर का चीज़ दिखेगा। दूर का चीज़ क्या होगा, दिखेगा, बट क्लियरली, बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, नज़दीक का नहीं दिखता है। तो जब नज़दीक का नहीं दिखेगा, दूर का दिखेगा, तो उस केस में जो उसके यहाँ डायग्राम बन रहा है वो ये करेक्टनेस का यहाँ बनना चाहिए, जबकि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसका डायग्राम इसको यहाँ बनता है, हाँ। और इसमें जब हम कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं करेक्टनेस के कारण से तो ये फिर सही हो जाता है। तो इसके 2 कारण हैं। पहला, फोकल लेंथ का लंबा हो जाना, आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, 2 पॉइंट है। करेक्टनेस के लिए हम क्या करेंगे,
तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, कॉजिंग कॉन्वेक्स लेंस। बस इतना पॉइंट याद रख लीजिए, डायग्राम, डेफिनेशन, कॉज, करेक्टनेस, नॉर्म, बस खत्म। ये कर लो फटाफट, 2 मिनट का काम होता है यार, फटाफट बना के कर लीजिए। नेक्स्ट आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का मतलब क्या है कि जब पर्सन धीरे धीरे एज बढ़ा होता है 40, 45, 50, तो अब देखोगे आंखों में ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं इसके पीछे का कारण और लॉजिक ये है कि हमारी जो सिलियरी मसल्स है, जो आइस का डायग्राम आपने देखा अगर होगा तो उसमें देखा सिलियरी मसल से लेंस अटैच होता है। जो लेंस है वो सिलियरी मसल से अटैच है, तो जब बूढ़े होंगे तो हम क्या होगा, ये मसल कमज़ोर होगा। जब ये कमज़ोर होगा तो थोड़ा सा ये लूज हो जाएगा, इसके कारण से डिफेक्शन आ सकता है, या किसी विटामिन और समथिंग, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मतलब दोनों कारण इसके अंदर आ जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसके अंदर मतलब न नज़दीक का दिखता है न दूर का दिखता है, और दोनों के लिए लाला जी वाला चश्मा आपको पहनना पड़ता है। जैसे कोई पर्सन है तो इसको अगर चश्मा लगाना है ना, ये तो ये यहाँ जो चश्मा लगाते हैं ना, यहाँ वाला, यहाँ पे जो आँख के पास लगाते हैं, इसमें 2 पार्ट होता है, नज़दीक का नहीं दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो ऐसा वाला जो चश्मा होता है, ऐसे लाला जी नीचे पढ़ने के लिए और ऊपर से ऐसे देखेंगे, तो वो वाला जो चश्मा होता है वो प्रेस बायोपिया में ड्यू टू एजिंग फैक्टर। इसका जो मेन कारण है क्या है, रे एजिंग फैक्टर है। एजिंग फैक्टर का मतलब जब बंदा एज में होता है तो ये वाला बीमारी आ जाता है। बहुत सारी बीमारी जो होता है एज के कारण से होता है, और इसके लिए बाईफोकल लेंथ यूज़ करना पड़ता है। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों मिला के हमें क्या बनाना पड़ता है, चश्मे बनाने पड़ते हैं। क्लियर हो गया? तो डिफेक्शन खत्म हो गई। डिफेक्शन 3 तरीके का था, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। मायोपिया के अंदर नियर साइट नज़दीक का सही दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, ठीक है। कॉनकेव लेंस लगा के उसको ठीक करते हैं। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में दूर का सही दिखेगा, नज़दीक का नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। करेक्ट करने वाला और इनकरेक्ट वाला डायग्राम जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम नहीं आता तो आपको मार्क्स नहीं मिलना है, क्योंकि पूछ देता है। अब इस वर्ड से आपको तो अच्छी तरीके से पता है कि रिफ्रैक्शन क्या है। जब लाइट किसी वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो हमने सिर्फ ग्लास के बारे में पढ़ा था कि ग्लास में अगर ऐसे लाइट आई, आने वाली लाइट फिर ऐसे बेंड हुई, फिर यहाँ से दूर भागी, तो इस लाइट को हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म का मतलब हो गया कि प्रिज्म से लाइट कैसे पास करना है, तो ये वाला तो रिफ्रैक्शन हुआ। लेकिन अब हम जरा देखते हैं कि प्रिज्म के अंदर से कैसे लाइट पास होती है। और जब प्रिज्म से हम किसी लाइट को पास करा रहे होते हैं तो जो लाइट है, जैसे ये प्रिज्म है, ट्रायंगुलर पार्ट जो होते हैं प्रिज्म होते हैं, और प्रिज्म जब लाइट हम पास करते हैं, ये वाला प्रिज्म है, लाइट पास किया, ट्रायंगल बना लीजिए, यहाँ से एक लाइट गया, यहाँ रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट होके क्या किया, मतलब जाना था ऐसे, लेकिन ये बेंड होके ऐसे चला गया और 7 कलर में डिवाइड हो गया। देखो 2 लेयर है, दोनों पे डिवाइड हो रहा है। ये 7 कलर का जो लेयर है इसको विबजियोर बोलते हैं, और इसी का नाम है वाइट लाइट। जो 7 कलर में बन जाता है उसको स्पेक्ट्रम बोलता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन 3 पूछे जाते हैं। एक तो आपको बोलेगा प्रिज्म से रिफ्रैक्शन दिखाइए, तो यहाँ बता दीजिएगा। दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन का मतलब होता है स्प्लिटिंग द लाइट इन 7 कलर, मतलब किसी वाइट लाइट का 7 कलर में डिवाइड होना डिस्पर्सन कहा जाता है। स्पेक्ट्रम, हाउ स्पेक्ट्रम फॉर्म, तो ये वाला डायग्राम बना के बोलिएगा कि व्हाइट लाइट पास थ्रू प्रिज्म्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन इट dispersion there, मतलब white light is dispersed in 7 color and the beam of light is called spectrum, जो 7 कलर का होता है। तो डिस्पर्सन समझ में आ गया, लाइट इंटू 7 कंपोनेंट कलर कॉल्ड डिस्पर्सन, है ना। समथिंग मैक्स कलर डिस्टेंस, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन 7 कलर, बस डिस्पर्सन। और ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ डायग्राम बना के याद कर लीजिए, ठीक है। अगर डायग्राम बना के आप याद करोगे तो आपका याद हो जाएगा जल्दी, नहीं तो भैया बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया क्या करना है। अब हम एक चीज़ और बता रहे हैं आपको, क्या बता रहे हैं वो देखो। ये वाला जो लाइट है ना, जब 2 प्रिज्म को एक साथ रख दोगे ना और इसके ऐसे पैरेलल में दूसरा, तो एक तरफ से ये क्या होगा, यहाँ से डिस्पर्सन हो रहा है, देखो, हाँ। और यहाँ ये दूसरे में जब पास होगा तो फिर इसको क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ लाइट हो जाएगा,
तो इसको रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, रिकम्बिनेशन का मतलब रिकम्बाइंड हो गया लाइट, वाइट लाइट रिकम्बाइंड इनटू वन कलर। आई बात समझ। आइजैक न्यूटन द फर्स्ट यूज ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। He tried to split the color spectrum white light under the using another similar prisms. However, he could not get any more colors. He then placed a second identical prism inverted position and then देखा गया कि ये रिजल्ट आया। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बस अब यहाँ पे आइए, हाउ रेनबो फॉर्म। रेनबो फॉर्म, इससे पहले एक डायग्राम है यार, ये डायग्राम, हाँ ये बहुत बढ़िया डायग्राम है भाई। इस डायग्राम को आप याद कर लो, पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, 1 2 3 4 मार्क्स भी बना सकता है इसके अंदर। यहाँ से लाइट गया, जाना चाहिए था यहाँ, गया नहीं, ये रिफ्रैक्ट हो गया, फिर यहाँ नॉर्मल लाइन से फिर रिफ्लेक्ट हो गया। ये बीच का ये डी पूछ देगा और एंगल ऑफ इमरजेंस पूछ देगा इसके बीच में, ये ई और डी, ठीक है, और ई और डी एंगल ऑफ इमरजेंस एंड डी एंगल ऑफ डेविएशन। समझ गया? तो ये पॉइंट्स याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम बना के प्रैक्टिस करो, इसको याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं भी इस पर क्वेश्चन पूछूंगा। ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पे आना है, देखो इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ कट गया है और वो है सनराइज और सनसेट का कलर, वो नहीं आ रहा है इस बार, राइट। बाकी आ रहा है फिनोमेनन, एप्लीकेशन सारे आ रहे हैं। तो हम एप्लीकेशन अभी कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई बोलेगा कि रेनबो फॉर्म आपने देखा है, ये देखो रेनबो फॉर्म है, ये आफ्टर मतलब जब बारिश होती है ना उसके बाद आप देख सकते हो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है। वाटर ड्रॉपलेट से क्या होता है कि लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर 7 कलर में बन जाता है, इसी को बोलते हैं हम क्या, रेनबो। तो रेनबो फॉर्म होता है आफ्टर मतलब क्या उसको बोलते हैं, रेन फॉर्म। रेन वाटर जब नीचे आती है तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट है एक प्रिज्म की तरह काम करती है, और प्रिज्म की तरह काम करने के कारण सनलाइट को क्या करती है, 7 कलर में स्प्लिट करती है। डायग्राम पे फोकस करो, बहुत मार्क्स आते हैं। तो यही है, रेनबो इज नेचुरल स्पेक्ट्रम स्काई आफ्टर रेन शो है, इट कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टेनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। A rainbow is always formed in a direction opposite to that the sun। मतलब इधर से अगर सन है तो इस साइड में आपका रेनबो फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। हाउ टू रेनबो फॉर्म, डायग्राम बना देना। डायग्राम बनाने के बाद क्या होता है, कुछ पढ़ने नहीं जाता लोग और आंसर दे देता है मार्क्स से। तो डायग्राम पे फोकस करो अगर आप अच्छा नहीं लिख पाते हो तो। सो अब नेक्स्ट जो है वो देखिए, नेक्स्ट क्या है। अभी आता है वाई ट्विंकलिंग स्टार। स्टार ट्विंकलिंग इन द स्काई बहुत कॉमन फिनोमिनन है। आप देखते हो कि अगर आपने स्टार को देखा होगा तो कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, ऐसे क्या होता रहता है, ट्विंकल कर रहा होता है। वो ट्विंकल नहीं कर रहा होता है, एक्चुअल हम जो देख रहे होते हैं ना, वो मीडियम जो होता है, जो देख रहे हैं वो मीडियम ही कांस्टेंट नहीं है। वो जो मीडियम है जो देख रहे हैं, जैसे हम स्काई में यहाँ से स्टार तक पहुँचने का मतलब होता है कि बीच में डस्ट है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, बहुत सारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डिफरेंट गैसेस का अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है जो कि एक मीडियम की तरह काम करता है। अब लाइट वहाँ से आया, किसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हुआ, फिर दूसरे मीडियम में आया, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, और हवा के चक्कर में वो मीडियम घूम रहा है, डोल रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, इस तरीके का फिनोमिनन बन जाता है। एक्चुअल में यहाँ पे है एपरेंट स्टार पोजीशन और वो पहुंच जाता है यहाँ पे। क्लियर? तो ये जो देखने का तरीका है यही ट्विंकलिंग फिनोमिनन देता है। लेकिन सबका आंसर एक बहुत अच्छा है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन डालते रहिएगा। तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन डालने का मतलब द ट्विंकलिंग स्टार ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्टार लाइट द स्ट्रेट, है ना, क्या लिखा है, स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। समझ गए बात को? तो ये डायग्राम बनाना है और जो मर्जी आप समझे हो वो लिख दीजिए। लिखिएगा इन द स्काई देर आर सो मेनी लेयर्स, डेंस, कहीं पे रेयर, डेंस, रेयर, किस चीज़ का, डस्ट पार्टिकल, वाटर पार्टिकल्स एंड डिफरेंट लेयर्स होंगे। वो डिफरेंट लेयर से जब लाइट पास होती है तो रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन कांस्टेंट में रहता है तो एक ही जगह दिखता है, लेकिन कांस्टेंट होने के कारण वो हिलता डुलता है।
तो उस वजह से होता क्या है कि वो हमें जिगजैग पोजीशन में दिखता है, वही ट्विंकलिंग स्टार होता है। ठीक है, सो याद कर लीजिए। तो अगर कोई अपने मन से नहीं लिख पाता है तो उसको आप रट लीजिए, मैं तो यही कहूँगा। कह रहा है वाई डोंट द प्लैनेट ट्विंकल, द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू द अर्थ and are thus seen the extended source. If we consider the planet as a collection of large number of point size source the light, the total variation of the amount of light entering our eyes from all individual point size source will average 0, therefore nullifying the twinkling effect. पढ़ लिए, समझ गए। क्वेश्चन क्या आता है वो मेन देखो, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है भाई साहब वो आता है कि वाई प्लैनेट, यहाँ देख लिखा वाई डोंट द प्लैनेट ट्विंकल बट स्टार ट्विंकल, तो उसका ये आंसर है। काफ़ी क्लोज होने के कारण से जो स्टार के साथ फिनोमेन होता है वो इसमें नहीं होता है, इस वजह से ऐसी इफेक्ट आता है, नलिफाइंग कर देता है, एवरेज 0 कर देता है। तो ये बात एग्जैक्ट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट ये आ सकता है, कलर छोड़ के बाकी आ रहा है। तो यहाँ पे ये बात समझ गए, मतलब ट्विंकलिंग स्टार्स एंड वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, ये पूछता है। अब आता है बात कि यहाँ क्या पूछेगा सर, तो यहाँ जो पूछेगा वो है कि 2 मिनट पहले सन इज विजिबल, ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सन इज विजिबल टू एस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन, आंसर तो सेम ही है सब में, लेकिन बाय द एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्लोजिंग ऑफ हॉरिजन बाय द सोच द एक्चुअल। ये डायग्राम देख लो, ये तो मैं सिंपल सी बात है कि जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, और वही वाली बात यहाँ पे भी है, ये हमारा हॉरिजन है देखो, और एक्चुअल में अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन ये है, लेकिन एक्चुअल में यहीं पे है। तो इसका मतलब क्या है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन होते होते ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो इस वजह से वो 2 मिनट पहले सन है ना, एक्चुअल में सन विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजन, द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सन एंड द अपरेंट सनसेट इज 2 मिनट। अपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन्स डिस्क सनराइज सनसेट इज ड्यू टू द सेम फेनोमेनन। वही वाली बात है, फेनोमेनन तो सेम है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब इस बात को समझाने के लिए डायग्राम तो ज़रूरी है ना भाई, तो ये डायग्राम को प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि कुछ क्वेश्चंस में कुछ लिख रहे हो तो वो बंदा समझ जाए जिसके लिए आप लिख रहे हो। इसलिए इस दोनों का जो डिफरेंस होता है वो 2 मिनट का होता है, कि दिखने का मतलब वो हो चुका होता है पहले, लेकिन दिखता है हमें 2 मिनट बाद, और सन अस्त हो जाता है मतलब सन सेट हो जाता है तब भी 2 मिनट बाद हमें पता चलती है, मतलब 2 मिनट सनसेट होने से 2 मिनट पहले पता चल जाती है ना, बिफोर। ठीक है ना, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, सनसेट डिले होने के 2 मिनट बाद पता चलता है, और इसमें क्या होता है होने से 2 मिनट पहले पता चलता है, एडवांस में पता चल जाता है। तो ये डायग्राम बना लीजिएगा, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस तो हम बताएंगे क्या क्या पूछा था। व्हाट डू मीन बाय टिंडाल इफेक्ट, ये भी आपके पता ही है। टिंडाल इफेक्ट का मतलब होता है आप किसी घर के अंदर कोई होल है, सनलाइट वहाँ से पास हो रहा है, सनलाइट जब आएगा हमारे पास तो देखोगे उसमें बीम होता है, होल इतने और बीम इतने बड़ा है, बीम के अंदर भी देखोगे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होगा, एंड दिस डस्ट पार्टिकल्स क्या करता है, स्कैटर द सनलाइट। तो जो सनलाइट को क्या करता है, स्कैटर कर देता है ना, उसी को बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट। देख ना, टिंडाल इफेक्ट कैन ऑब्जॉर्ब, लिखा हुआ है ना, टिंडाल इफेक्ट कैन ऑब्जॉर्ब ऑल्सो व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू कैनोपी and dense forest, tiny water droplets in the mist scattering light. The color of the scattered light depends on the size of the scattering particles. Very fine particles are scattered mainly blue light, while particle of large size, blue की वेवलेंथ कम होती है तो जल्दी वो स्कैटर्ड हो जाता है। इस पर क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा। पहले तो टिंडाल इफेक्ट देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि वाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। ये सब बस रट्टा फाएंगे यार, फिक्स क्वेश्चन है, इसलिए घबराने की बात नहीं है, फिक्स क्वेश्चन है, उसको रट जाओ। तो बोलिएगा वेवलेंथ, ठीक है ना, स्मॉलर देन द वेवलेंथ, एटमॉस्फेरिक हैव साइज, वेवलेंथ विजिबल लाइट, दीज आर मोर इफेक्टिव, स्कैटरिंग ऑफ लाइट शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू, एंड देन द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ द रेड. The red light has wavelength about 1.8 times greater than the blue.
अब रेड इसीलिए नहीं स्कैटर्ड होता, ब्लू स्कैटर्ड हो जाता है। पीछे का कारण क्या हुआ कि जो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, रेड की बड़ी होती है, तो ब्लू स्कैटर्ड हो जाता है, सो स्काई में ब्लू दिखाई देती है। हो गया आंसर। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और बोलता है कि रेड लाइट का हम ट्रैफिक सिग्नल में यूज़ क्यों करते हैं? रेड इज लिस्ट स्कैटरिंग बाई फॉग और स्मोक ऑल्सो, देयरफॉर इट कैन सीन द सेम कलर एट अ मोर डिस्टेंस। सो डेंजर सिग्नल के फॉर्म में हम रेड लाइट का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि लेस स्कैटरिंग है। बस सिंपल सी बातें लिख दो, आंसर नंबर मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ पे आता है कलर ऑफ द स्काई सनराइज सनसेट। ये हमें नहीं पढ़ना है इस बार, बट आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आप देख सकते हो। छोटी सी पॉइंट रह गई है तो इसको आप देख के ख़त्म कर सकते हो, ठीक है, कि क्यों होता है। करा है ना, स्कैटरिंग ऑफ light that help you understand the bluish color of the sky and reddish appearance of the sun at the sunrise and the sunset। सनराइज सनसेट पे रेडिश कलर दिखाई देता है, वैसे ब्लू दिखाई दे रहा होता है। लाइट फ्रॉम द सन नियर होरिजन पासिस थ्रू थिकर लेयर एंड एयर एंड लार्जर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमोसफेयर बिफोर रीचिंग योर आईज। However, light from the sun overhead would travel relatively shorter distance। जब यहाँ होता है तो नज़दीक होता है, यहाँ होता है तो दूर होता है। जब यहाँ दूर होगा तो रेडिश दिखेगा। क्यों? क्योंकि बाकी सब स्कैटर्ड हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, स्कैटरिंग कम होती है, इसलिए हमें वो क्या दिखता है, वाइट दिखता है ना, कह रहे ना। एट मून द सन अपीयर्स वाइट, क्योंकि सारी लाइट वहाँ पहुँचती है आपके पास। लिटिल ऑफ द ब्लू एंड वायलेट color are scattered near the horizon. Near the horizon, most of the blue light and a shorter wavelength are scattered away the particles. Therefore, the light that reaches eye is longer wavelength and that's why it's reddish color. तो reddish color यहाँ distance, more distance, याद रखो यहाँ more distance, so all the lights scattered. And यहाँ पे less scattered, less blue scattered. दैट्स वाई ऑल कलर हमें दिखता है। तो इसका जो कलर है वो हमें वाइट पे दिखता है, ठीक है। किस समय? दोपहर के टाइम में, नून के टाइम में। और जब हम सुबह या शाम रेडिश कलर दिखता है। इसके पीछे का कारण है कि होरिजन के पास बहुत डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, लाइट को ट्रेवल करने के लिए। एंड देयर आर सो मेनी डेंस एंड रेयर मीडियम्स कम्स। तो डिफ्रैक्शन तो होना तो स्वाभाविक है, और लाइट स्कैटर भी होगा पार्टिकल, क्योंकि शाम में सुबह में पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। सो स्कैटर हो जाता है रेडिश कलर। जो सुबह रात दिन में मतलब सुबह सुबह देखोगे सन भगवान, सूर्य भगवान जो है ना एकदम लाल कलर का होता है। तो वो कारण यह है कि स्कैटरिंग, सारे स्कैटरिंग हो जाते हैं और रेडिश कलर नहीं होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो वही दिखता है। और शाम को भी यही चीज़ होता है। सो इस तरीके से ये तो था एडवांस, इस बार नहीं पूछा जा रहा है, सो डोंट वरी। अगर करने के लिए आप डायग्राम कर लीजिए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। बाकी क्वेश्चंस हम डील करेंगे। इसके मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चंस बना के आपको सामने सामने पूछेंगे, बताएंगे कौन से चैप्टर से है, कहाँ से है, कैसे इसको करोगे, ठीक है। सो एक बार ओवरऑल पूरा इस चैप्टर के बारे में हम पूरा एक बार देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो इस चैप्टर में हमने आइज़ के बारे में पढ़ा, आइज़ की पूरी स्ट्रक्चर पढ़ा। उसके अंदर हमने रेटिना देखा, रेटिना, इसके बाद सिलेरी मसल्स, लेंस, आइरिस, प्यूपल्स, इसके बाद रेटिना, एक्वेसिमर्स, विक्टेसिमर्स, सबका फंक्शन, सबका काम देख लीजिए। इसके बाद पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? व्हेन वाइट मतलब आवर आइज़ के पास एबिलिटी है टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। 25 सेंटीमीटर नियर होता है, उससे नज़दीक हम नहीं देख सकते हैं। दूसरी बात हमने ये देखा कि डिफेक्शन में मायोपिया देखा, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया देखा। मायोपिया के अंदर आपने देखा था कि नियर का सही दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके पीछे का कारण भी देखा, डायग्राम भी हमने देखा। इसको ठीक करने के लिए हमने कॉनकेव लेंस का यूज़ किया। और हाइपरमेट्रोपिया हमने फिर से देखा, उसके अंदर क्या देखा, लॉन्ग हो जाता है एक्सेसिव, लॉन्ग उसमें शॉर्ट एक्सेसिव हो जाता है। तो ये वाला कॉज याद कर लेना है, डायग्राम याद कर लेना है। प्रेस बायोपिया में दोनों कॉज आ जाता है, इसलिए बाईफोकल लेंथ का यूज़ किया जाता है, राइट। इसके बाद हमने प्रिज्म का देखा, प्रिज्म का डायग्राम बना के जरूर देख लेना। स्पेक्ट्रम देखा एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। फिर रिकम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, यहाँ पे पूछेगा तो नहीं रिकम्बिनेशन, बट
याद कर लिए डायग्राम, हो सकता है वहाँ पे कैसे बने बता दे, मतलब डायग्राम बना के दिखाओ आगे। हाँ, एनसीईआरटी में कुछ भी कर सकता है। फिर आपने देखा ट्विंकलिंग, उससे पहले आपने देखा क्या देखा, रेनबो फॉर्मेशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिफिकेशन बता दिए। इसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देख लिया है। इसके बाद वाइट कलर स्काई ब्लू, बिकॉज ब्लू कलर वेवलेंथ कम होता है, स्कैटर हो जाता है। फिर आप लोग क्या देखा, आपने देखा वही सनराइज सनसेट का कलर, टिंडल इफेक्ट देखा आपने, और लगभग इस तरह से 2 मिनट बिफोर एंड 2 मिनट सनसेट। बस इतने तो पॉइंट है, 15 से 20 मिनट में चैप्टर रिवाइज हो जाता है। ठीक है, सो लगे रहो और करते रहो, लिख के करो। एंड लिख के बाद इसके बाद बोल के, जब आप मान लो थक जाते हो, जिससे में आप थक जाते हो कि भाई अब हमें पढ़ने का मूड नहीं करा, बिल्कुल यार किताब कॉपी फेंको, उस केस में आपको क्या करना है, उठ जाना। उस सीट से उठने के बाद आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करके इसके मतलब ऐसे ऐसे करके और अपने आप से रिवाइज करो कि भाई ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है।